पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ गया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंटू, पिंटू पकड़े पका पपीता। हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया? समझ में आया हो या ना आया हो, मुझे बोलने में बड़ा मजा आया और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा। यही काम होता है हमारे अलंकारों का। पिछले 2 वीडियोस में हमने यही पढ़ा है। हमारे जो टॉपिक्स थे वो यही थे, अलंकारों का परिचय, और दूसरे वीडियो में हमने देखा है अलंकारों के प्रकार। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, उस लिंक से आप क्लिक करके अलंकारों का परिचय, अलंकारों के प्रकार, ये सभी आप देख लें। 2 वीडियो जो पिछले हैं उनको आप देख लें, अलंकारों की परिभाषा, परिचय समझ लें, उनके प्रकारों को समझ लें। और हमारी 12वीं में जो भी अलंकार हैं उनके पद्य भागों में जो प्रयुक्त होने वाले हैं, या कि 2 अंकों का हमारे अलंकारों का टॉपिक भी है। तो हम अगला अलंकार शुरू करने वाले हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार। थोड़ा सा उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। वे शब्द, वे अर्थ जो अलंकार की, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उनको ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकारों में हमने पढ़ा था, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। पहले हम शब्दालंकार के अलंकारों के जो प्रकार हैं, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, इन सब का हम विवरण पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार। तो तैयार हो जाए। पहला हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब ये समझे बच्चों कि अनुप्रास अलंकार, पहले हम समझ लें किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते किसको? अलंकार, अनुप्रास अलंकार उसको कहते हैं जहां पर वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है बच्चों बार बार आना, किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का बार बार आना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंटू, पिंटू पकड़े पका पपीता। ये तो यहाँ पर हमारे शब्द बार बार आ रहे हैं। एक और एक गाना है, फना पिक्चर का है, उसमें ही ये चीज भी है। और एक और है, चींटी चाटे चीनी, चंदा चमके चम चम, चौकन्ना काला चोर, चीनी चाटे चींटी चटोरी चीनी खोर। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, चंदा चमके चम चम, यहाँ च च च वर्ण की आवृत्ति होती है। चीनी चाटे चींटी चटोरी चीनी खोर, यहां पर भी क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो रही। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान ही यही होती है बच्चों कि जहां पर वर्णों की या कि शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल दिया है कि पके पेड़ पर पका पपीता, और बार बार पका पपीता आ रहा है, पेड़ आ रहा है, पिंकू आ रहा है, लेकिन इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो बार बार आ रहे हैं, इसी को बोलने में और सुनने में हमें अच्छा लग रहा है। तो अनुप्रास अलंकार का काम ही यही होता है बेटा, परिभाषा यही होती है कि जहां पर वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है उसको ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको परिभाषा लिखवा देती हूँ, ध्यान दें कि जहां पर काव्य में वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, बार बार आना, बार बार आना। यदि ये बार बार आ रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई भी शब्द हो, तो आवृत्ति होती है। और जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां उनके अर्थ में कोई परिवर्तन
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों कि परिभाषा क्या कहती है? जहां पर काव्य में वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है मतलब बार बार आते हैं, चाहे कोई भी एक वर्ण आता है और चाहे कोई भी शब्द आता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर शब्द अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल, तो यहाँ पर तो हमने गानों का या दैनिक उपयोग में लेने वाले किन्हीं भी सेंटेंसेस का हमने किया है। मैं आपको लिटरली एग्जांपल लिखवा देती हूँ। एग्जांपल लिखे बच्चों, जैसे कंकनी, किंकिनी, नुपुर, सही, नुपुर ध्वनि सुन। आप देखो बच्चों, यहां पर आपके एक क वर्ण की और न वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार क वर्ण आ रहा है, बार बार न वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति होती है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण भी करना चाहें तो दूसरा उदाहरण हम कर सकते हैं। चंद्र, चारु, सॉरी बच्चों, चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये आपका एक बार फिर से वर्णों की आवृत्ति का ही आपके एग्जाम्पल हो रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की, ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। हमारे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की दो विशेषताएं हैं बच्चों, या तो वर्णों की आवृत्ति होती है और या शब्दों की आवृत्ति होती है। तो वर्णों की आवृत्ति का एग्जाम्पल तो हमें समझ में आ गया है। अब हमें करना है शब्दों की आवृत्ति। जहां पर क्या कहती है परिभाषा? जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बहुत अच्छा सा दोहा है बच्चों कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पूत का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र यदि सपूत सुपुत्र है तो क्यों धन संचय, तो तुम धन का क्यों संचय करते हो। और पूत कपूत, पूत का अर्थ है पुत्र, कपूत का अर्थ है कुपुत्र यदि है तो क्यों धन संचय। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पूत शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, इसके बाद तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, इन शब्दों की भी आवृत्ति हुई, लेकिन इन शब्दों की आवृत्ति होने के बावजूद भी इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया बच्चों कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है या शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन खास बात अनुप्रास अलंकार की है कि जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आया समझ में बच्चों? इसको हम लिटरल एग्जाम्पल के तौर पर तो याद कर ही सकते हैं, अन्यथा हम जैसे हमने पिछले शब्दालंकार में भी हमने पढ़ा था जिसमें ये था खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां।
बहुत आसान आसान से एग्जांपल्स हम याद कर सकते हैं। जैसे पिछली बार ही बताया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। तो वर्णावृत्ति का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाता है बच्चों, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इसको हम याद कर सकते हैं। और इसी तरह से शब्दों की आवृत्ति, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अभी खिड़कियों, खड़क सिंह है ना, खड़कता, ये बार बार शब्द आ रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हमें एग्जाम्पल में लिखना है तो हम एग्जाम्पल में तो यही लिखेंगे बच्चों जो लिटरली है, लेकिन हम एज ए ट्रिक को याद कर सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति होती है, या कहें कि चंदू के चाचा में कौन सा अलंकार होता है, चंदू के चाचा में कौन सा अलंकार होता है, तो हम कहते हैं अरे हाँ ये तो अनुप्रास अलंकार होता है। या हम कह देते खिड़कियों के खड़क सिंह में, खिड़कियों के खड़कने से खड़क सिंह में कौन सा अलंकार होता है, हाँ इसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको हम बच्चों ब्रैकेट में करके नोट डाल करके एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं कि एग्जाम्पल हमें वैसे समझ में आए ना आए, याद रहे ना रहे, लेकिन ये चीज जब हम एग्जाम्पल ट्रिक एज ए ट्रिक हम ये याद कर लेंगे तो हमें अनुप्रास अलंकार भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको ये ट्रिक भी लिखवा देती हूँ बच्चों, इसको भी नोट कर लें आप। ये तो हमारे लिटरली एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल देंगे, जब परिभाषा और उदाहरण हमसे 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा 2 अंकों का जो है, तो हम ये पहले तो ये परिभाषा देंगे और इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये उदाहरण दे देंगे। अच्छा एक और, यहाँ पर जब हम इसमें देंगे तो इसमें पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि जहां पर आपके क वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर प्रथम उदाहरण में क्या हुआ है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है और न वर्ण की आवृत्ति हुई है, और दूसरे उदाहरण में च वर्ण की और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यही यदि इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि इन शब्दों की आवृत्ति हुई है लेकिन इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये एक्सप्लेनेशन अपने आप हम लिख सकते हैं बच्चों। इसको अब आगे ट्रिक के तौर पर आप लिख लें, नोट डाल करके, नोट ट्रिक। ट्रिक क्या है बच्चों, पहले हम ये डाल देते हैं वर्णावृत्ति। वर्णावृत्ति की ट्रिक क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, ये आपको अच्छे से याद ही होगा बच्चों, बहुत बार सुनते हैं तो ये बहुत आसान सा है, इसको हम याद कर सकते हैं। इसके बाद शब्दावृत्ति, ये तो वर्णावृत्ति का हो गया, और शब्दावृत्ति, ये है हमारा शब्दावृत्ति। शब्दावृत्ति के लिए ट्रिक के रूप में हम याद कर सकते हैं बच्चों, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। फिर इसी को भी ये आपको अच्छे से याद ही होगा बच्चों, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। तो इनको हम याद कर लेंगे। चंदू के चाचा में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। खिड़कियों के खड़कने से खड़कने, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। या हम यहाँ कह रहे हैं अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कि चंदू के चाचा में अनुप्रास अलंकार है, या कह देते हैं कि खिड़कियों के खड़कने से खड़क में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या है, बार बार शब्द आ रहे हैं लेकिन इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। बार बार बता रही हूँ बच्चों, ये हमारे लिए खाली एज ए ट्रिक याद करने के लिए रहेगा। हमें लिटरली एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे वो हम पहले परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे। आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार मैं हट जाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ये रब कर देती हूँ। और अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार। बच्चों अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार हैं वो, उनकी परिभाषा, उनकी डिटेल तो कुछ भी नहीं आती है, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको नाम लिखवा देती हूँ, आप हेडिंग डालें अनुप्रास अलंकार के प्रकार। हेडिंग हमारी होगी बच्चों अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। उनके मैं नाम बता देती हूँ बच्चों।
पहला होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, और श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और दूसरा होता है वृत्यानुप्रास, और चौथा होता है आपका अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और पांचवा होता है बच्चों लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। अब ये ध्यान दें बच्चों, ये जो चार होते हैं, इन चारों में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, चाहे तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चाहे तो एक वर्ग के वर्ण की आवृत्ति हो रही होती है, चाहे तो पदों के अंत में जो है शब्दों के वर्णों की आवृत्ति हो रही होती है। तो हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल मात्र भेद पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके ऑप्शन में पूछ ले जाते हैं या के अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए आप उनके भेदों को बताइए, तो आप केवल नाम बता देंगे। यहाँ पर ये जो चार होते हैं इनमें तो केवल मात्र वर्णावृत्ति होती है, और जहां शब्दावृत्ति होती है और शब्दों के अर्थ में भेद नहीं होता है, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है आपका लाटानुप्रास। तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर शब्दावृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार यहाँ पूरा होता है। अब अगला अलंकार हम करेंगे यमक अलंकार। आप हेडिंग डाल लें यमक अलंकार। अगला हम करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार पहले मैं परिभाषा लिखा देती हूं, तो उसके बाद हमें समझना आसान हो जाएगा। परिभाषा लिखें, जहां पर काव्य में शब्दों की आवृत्ति होती है, और ये यहीं पर अंतर स्पष्ट हो जाता है बच्चों, और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, यहां हमने जब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की थी तो वहां पर या तो वर्णों की ही आवृत्ति हो रही थी या शब्दों की आवृत्ति हो रही थी। शब्द बार बार आ रहे थे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ एक ही हो रहा था, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यमक अलंकार में इतनी ही विशेषता कि शब्दों की आवृत्ति इसमें भी होती है, लेकिन क्या होता है, उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे कनक, कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय या खाए बौराय मनुज व पाए बौराय। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। कनक, कनक, यहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई थी, कनक और कनक दो बार आया, लेकिन दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। कैसे? पहले कनक का अर्थ है बच्चों स्वर्ण धातु, जो सोना होता है वो होता है कनक। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु, और दूसरे कनक का अर्थ होता है बच्चों धतूरा, एक मादक पदार्थ होता है जिसको खाने से लोगों को नशा हो जाता है। जैसे भांग पीते हैं ना, शिव जी भांग पिया करते हैं, इसी प्रकार का एक धतूरा भी मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, कनक यानी स्वर्ण धातु को, स्वर्ण धातु से, स्वर्ण धातु में कनक
धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। सोना, सोना जो होता है, स्वर्ण धातु जो होती है, उसमें उस धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि या खाए गौराए, या इसको धतूरे को तो मनुष्य को खाने से नशा होता है। यदि धतूरा खा नहीं रहा है, व्यक्ति चाहे कितना भी बेच रहा है, कितना भी लोगों को दे रहा है, कुछ भी कर रहा है उसका, लेकिन उसको जब तक वो खुद इसको खा नहीं लेता तब तक उसको नशा नहीं होता है। लेकिन स्वर्ण धातु कैसी होती है? वह पाए बौर। स्वर्ण धातु तो हमारे पास आने से ही हमें नशा हो जाता है, व्यक्ति को घमंड हो जाता है, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि स्वर्ण धातु में धतूरे से भी अधिक मादकता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पहला कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन इनके अर्थ में भी बराबर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख लें बच्चों कि कनक, पहले कनक में स्वर्ण धातु उसका अर्थ होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। और दूसरा उदाहरण लिखते हैं बच्चों। जैसे पहला उदाहरण तो ये हो गया, दूसरे उदाहरण में हम लिख सकते हैं 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहां देखो कवि क्या कह रहा है कि 3 बेर, एक ऐसे राजा और उनकी रानी के बारे में बात बताई जा रही है कि जो राजा अपने युद्ध में परास्त हो जाता है और उसकी रानी जा जाकर के जंगलों जंगलों में भटक रही है। उनकी स्थिति का वर्णन करते कवि क्या कह रहा है कि 3 बेर खाया करती थी, 3 समय खाया करती थी। पहले बेर का अर्थ हो रहा है बच्चों समय, जो 3 टाइम खाया करती थी, 3 बार खाया करती थी, वो आज 3 बेर खा करती। बेर नामक फल, बेर ये बोर ये जो भी हम बोलते हैं, 3 बेर खा करके ही आज वो गुजारा कर रही है। वो जंगलों, जो महारानी राजमहलों में रह करके 3 बार खाया करती थी, वो आज 3 बेर खा करके ही गुजारा कर रही है। तो यहाँ पर 3 बेर, बेर शब्द में एक तरह से यमक अलंकार है कि बेर शब्द की आवृत्ति हुई है और इन दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। आया समझ में बच्चों कि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। इसी तरह से एक बार हम दोनों को डिफरेंस कर लें बेटा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में समानता रहती है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। ये तो एक तरह से लिटरली एग्जाम्पल हो गया। मैं वैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे देखो बच्चे आपस में कहा करते हैं भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो भगवान ने भेजा तो भेजा, भगवान ने भेजा तो भेज तो दिया, पर भेजे में दिमाग में भेजा मतलब कि बुद्धि नहीं भेजा, मतलब नहीं भेजा। हम एक दूसरे को कमेंट में, व्यंग्य में या कहें कि हंसी मजाक में कह देते भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। या जैसे कई बार कहा जाता है कि एक नजर बाग में नजर को देखा, नजर उठाते नजर को देखा, नजर उठी जो नजर के ऊपर, नजर झुकाते नजर को देखा। अब यहाँ पर नजर, कभी तो नायक की नजर है, नजर उठाते नजर को देखा। नजर जब मतलब नायक की नजर ने जब नायिका की नजर को उठाते देखा, तब नजर उठी जो नजर के ऊपर, मतलब नायिका की नजर जब नजर के ऊपर उठी या कहें कि नायक की नजर के ऊपर उठी, तब नजर झुकाते नजर को देखा। मतलब नायक की नजर ने नायिका की नजर को झुकाते हुए देखा। अब बात शब्द तो एक ही आ रहा है, नजर 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 नजर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वहां पर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो वहां पर अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जहां शब्द की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन भी होता है, वहां यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का यदि हम अंतर करना चाहें, अलंकार, अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। यमक अलंकार, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन भी होता है। मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ, आप इसको नोट कर लें। नोट ब्रैकेट में करें आप इसको, ट्रिक लिखें। भगवान ने भेजा तो भेजा पर
भेजे में भेजा नहीं भेजा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ये केवल ट्रिक के तौर पर हम याद कर लेंगे। अच्छा बताओ, यमक अलंकार का कौन सा उदाहरण है? तो हम कह देंगे भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शब्द की आवृत्ति हुई है और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। तो हमें ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी कि यमक अलंकार वहां होता है जहाँ शब्द की आवृत्ति भी होती है और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें। जो समझ में आया हो उस तरह का भी, या कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो तो भी आप कमेंट में डालें, मुझे जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक के आधार पर ही मैं आप लोगों को आगे और इम्प्रूव करके और अच्छा कंटेंट दे पाऊंगी। तो ठीक अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक अच्छा एक और मैं इसमें आपको अलंकार का परिचय, उसके अलंकारों के प्रकार, इन सब का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखेगा और वो सारे नोट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।